अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइफ जर्नल्स विद सैरिश और मैं हूं आपकी मेज़बान सैरिश कावर। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नोमैड्स के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की एक ऐसी कम्युनिटी जिनको सोनीवाल कम्युनिटी मरूज या मुहान के नाम से जाना जाता है। शायद ये कम्युनिटी, शायद क्या यकीनन ये कम्युनिटी दुनिया के नज़र से ओझल है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस कम्युनिटी की हकीकत क्या है और लोग इस कम्युनिटी के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, इनकी तारीख क्या है और ये लोग कौन है और इनके साथ क्या कुछ होता आ रहा है। 15 लाख गिलगित बल्तिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है, जबकि एक स्टडी के मुताबिक 97% गिलगित बल्तिस्तान में लिटरेसी रेट है। जो 91% जो बच्चे हैं वो अपने ड्यू एज में प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं, जबकि अगर हम मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो ये 73.5% है पर 1000 के हिसाब से। और अगर हम फैमिली प्लानिंग के हवाले से बात करें तो फैमिली प्लानिंग के बाद 2.5% जो है वो पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो कि मैं एक स्टडी को देख के आपको बताती जा रही हूँ। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में एक ऐसी कम्युनिटी जिनको सोनीवाल, मरूज या फिर मुहान के नाम से जाना जाता है, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो दरिया किनारे सोने की तलाश में कभी एक जगह तो कभी दूसरे जगह वो लोग सफ़र करते रहते हैं। इनके पास ना अपना घर होता है, न इनके पास अपना मकान, कुछ भी इनका अपना नहीं होता। इसीलिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह सर्दियों में, गर्मियों में, साल के चारों मौसम हिजरत करते रहते हैं ताकि थोड़ा बहुत सोना निकले, उससे जो दिन की कमाई होती है इससे वो अपना रात में पेट भरते हैं। इसी तरह से जब इस कम्युनिटी की हिस्ट्री की बात करें तो जब मैंने खुद अपना रिसर्च जो है वो इस कम्युनिटी के ऊपर किया था, जब हम इस कम्युनिटी से मिले तो लोगों का ये कहना था कि सोनीवाल बेसिकली दो किस्म के हैं, एक जिनको मरूज और दूसरे जिनको मुहान कहा जाता है। मुहान जो कि एक देसी कश्ती नुमा एक जिसको शिणा में जालो कहते हैं, वो चलाते हैं। दरिया के आर पार सवारी लेके गए, फिर थोड़ी बहुत कमाई हुई, उससे उन्होंने अपना जो है गुजर बसर किया। और दूसरी तरफ जो है वो सोनीवाल जो दरिया किनारे होते हैं और वो सोने की तलाश में कभी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं। बेसिकली इनका ओरिजिन जो है वो चिलास और जुगलोट में ज़्यादा है, इनकी मेजोरिटी वहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि इंडस रिवर के ऊपर होते हैं। इंडस रिवर के ऊपर सोना निकालना, सोने को तलाश करना इनका काम होता है, तो ये इंडस रिवर में माइग्रेट करते रहते हैं। इनकी अपनी कोई ज़मीन, कोई जायदाद या इवन इनका जो घर है वो भी अपना नहीं होता, इनके सर के ऊपर अपनी छत नहीं होती। अब अगर हम ये कहें कि क्या इनकी हिस्ट्री है कि लोग इस हालत पे, एक्सट्रीम पॉवर्टी पे, इतने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ये कैसे? हालांकि गिलगित बल्तिस्तान में अभी हमने बात की कि जहाँ पे लिटरेसी रेट इतनी ज़्यादा है, उसके साथ जो है लोग अमन पसंद, टूरिज़्म के लिहाज से गिलगित बल्तिस्तान का दुनिया में एक पॉजिटिव चेहरा है, लेकिन इस पॉजिटिविटी को शायद हमने बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट किया है। इस वजह से यहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं उनके इश्यूज ओवरलेप हो जाते हैं। जब हम किसी चीज़ के मुस्बित पहलू को जब ज़्यादा दिखाते हैं तो उनके जो मनफी पहलू है या जो उनके वीक पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं ओवरलेप हो जाते हैं। तो यही कुछ इनके साथ भी हो रहा है। सर बस ऐसा इन्हें मजबूरी है ना सर के ऐसा कोई तुम ज़मीन मकान बानुश बे असल 24 घंटा से नहीं उठ रही क्या और वाल के बेसने उठ रही बोनस वाले गए योने के बेसने उठ रही बोनस और असल माजिरन थे रहे ऐसा कोई कोटा है कि नहीं सर? बस के तो बाजार जो देंगे 250 थोड़ा कि नहीं खोनस 8 बजे बोनस कोमट बस सोने को लोन बिलट 1000 1200 1300 बस दाढ़ी सजिन। जब हम ने इनको विजिट किया तो इनका ये कहना था कि इनके पास रहने के लिए टेंट नहीं है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उन सब ज़रूरियात से ये लोग महरूम हैं। एजुकेशन, हेल्थ, वेलबींग, हाइजीन, ये तो सब बहुत बाद की चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपके पास आता है रोटी, कपड़ा, मकान। जब वो ये तीन जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं
यही आपके पास नहीं है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी किस तरह की होगी। जब एजुकेशन की बात करें या हेल्थ एंड वेल बीइंग की बात करें तो उनके पास सबसे बड़ा जो मसला है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। जब हमने पूछा कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो वो कहते हैं जी बिल्कुल हम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई ज़रिए माश नहीं है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है, तो वो कैसे भेजेंगे। हमने कहा गवर्नमेंट मुफ्त में तालीम दे रही है, किताबें भी मुयस्सर कर रही है, तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। उनका ये कहना था जी हम कैसे बच्चों को स्कूल भेजें जब हम रहते ही कहीं नहीं। हम 3 महीने गिजर में रहते हैं, तो 2 महीने हुंजा में रहते हैं, तो 1 महीने चिलास में रहते हैं, 2 महीने मतलब दरिया किनारे माइग्रेट करते रहते हैं, फिरते रहते हैं, जहाँ पे मौसम, पानी, जिस तरह से कंडीशंस होती हैं सोना निकालने के लिए, वो कंडीशंस जहाँ पे मैच करते तो हम तो वहाँ पे माइग्रेट करते रहते हैं। फिर हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो भी कैसे। उसके बाद जो सेकंड जो उनका सबसे बड़ा इशू था फैमिली प्लानिंग का, कि आज तक कोई लोग वहाँ उनके पास गए नहीं, उनको गाइड नहीं किया। और फैमिलीज़, क्योंकि आजकल के दौर में 2 बच्चों को पालना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। वहाँ पे एक फैमिली के 12-12 बच्चे, 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे, और छोटे छोटे बच्चों के 10 साल के, 12 साल के बच्चों की शादियाँ, ये सारा एक आजकल की दुनिया में अगर हम ये कहें कि ये शायद इंसानी जो हकूक़ है उनके बरक्स है, या इंसानी हुकूक पामाल तो हो ही रहे हैं, लेकिन जो इंसानी अक़दार या जो बुनियादी इंसानी हुकूक या इंसानी अक़दार है उनके भी बरक्स काम हो रहा है, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। और साथ ही जब उन लोगों से हमारी बात हुई, ख़वातीन से बात हुई, बच्चों से बात हुई, वहाँ पे कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे बात हुई, तो उनका यही कहना था कि अगर कोई हमें एक छत प्रोवाइड करे, हम खुद मेहनत करेंगे, या कोई करने को कोई काम दे, कोई मेहनत, कोई मजदूरी का काम दे, हम ज़रूर करेंगे। अगर कोई साहिब हैसियत शख्स अगर हमारे बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों की फ़ी देता है, या उनकी कोई माली इमदाद करता है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक नेमत होगी। और सबसे अफसोसनाक बात यही है, हमारी निगाहें तब झुक गई जब उन्होंने ये कहा कि आप सबसे पहले लोग हैं, आप वो वाहिद लोग हैं जो आज पहली दफ़ा हमारे दहलीज़ पे आए हैं, हमसे बात किया है, हमारे मसाइल को डिस्कस किया है। आज से पहले कोई लोग यहाँ तक नहीं आए थे। हमें खुद हैरत हुई कि यार हमारे ही लोग, और वो इस कदर एक्सट्रीम पॉवर्टी में है जिनका किसी को कुछ नहीं पता। हुकूमती सतह पर फंड्स आते हैं, NGOs की तरफ से फंड्स आते हैं, लोग चैरिटीज़ करते हैं, लेकिन वो सब उन तक नहीं पहुंचते जो असल हकदार है। बेशक गरीबों तक पहुंचते हैं, लेकिन शायद उनसे ज़्यादा गरीब, जिन तक पहुंच रहे हैं उनसे ज़्यादा गरीब लोग अब भी हम सब की तरफ मुंतज़िर हैं। उनकी निगाहें हमें देख रही है कि कोई तो वसीला बने, कोई तो आए हमारी इमदाद के लिए। नाज़रीन, हमने बात की सुनवाल कम्युनिटी के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से। अब ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे क्या इक़दामात हैं जो हम अपने लेवल पे, अपने बिहाफ पे कर सकते हैं, और कुछ इक़दामात हुकूमत कर सकती है, कुछ इक़दामात NGOs कर सकते हैं। तो मैं और आप एज अ पब्लिक इनकी इतनी मदद कर सकते हैं कि ये जो इनके हुकूक पामाल हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया के ज़रिए कैंपेन्स कर सकते हैं। अगर हम कुछ भी ना कर सकते तो हम इतना कर सकते हैं कि हम उनके साथ हमदर्दी करें। हमारे पास कुछ कपड़े, कुछ जूते, कुछ पैसे, कुछ तो होगा जो हम चैरिटी करना चाहते हैं, तो क्यों ना हम वो सारी चैरिटी इनकी करें, इनके लिए करें, ताकि इनके लिए मददगार साबित हो। और हम में से जितने साहिब इस्तिताद लोग हैं वो उनके बच्चों को, अगर एक बंदा एक बच्चे को भी पढ़ा देता है, और अगर इस कम्युनिटी से हम 10 बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ा लिखा के हम इनको एजुकेट कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि आज से 15 साल 20 साल बाद जब वहाँ से 20 लीडर निकलेंगे तो ये इशू जो है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो सकता है। हुकूमती सतह पर ये हो सकता है कि हुकूमत जितने फंड्स आते हैं सोशल वेलफेयर में, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके थ्रू इन लोगों को प्रॉपर मॉनिटर किया जाए। क्योंकि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, स्टेट या हुकूमत जो है वो माँ बाप के बराबर होती है, तो हमें इनको लावारिस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ मैंने
آپ نے اور ہم سب نے مل کر گلگت بلتستان کو ایک آئیڈیل گلگت بلتستان بنانا ہے اور سب نے مل کے گلگت بلتستان کی آواز بننا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیرش کنول کو دیجیے اجازت۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے ٹاپک میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔